नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट्स का सिंपल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव जो कि गवर्नमेंट एमपी बोर्ड ने रिलीज करा है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव इस पेपर में हम लोग इस जो वीडियो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे सर्च करेंगे तो बीएसटी क्लासेस के नाम से आपको मिलेगी। किस नाम से? गूगल प्ले स्टोर पे बीएसटी क्लास आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिलेगी। ठीक है, जिस पर मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स भी और बिजनेस स्टडीज भी, तो तीनों उसमें आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस जनरली वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो सैंपल पेपर जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो एमपीबीएससी की जो साइट है, तो आपको लिखना है mpbsc.nic.in और उसके बाद आपको लिख देंगे /मॉडल पेपर। क्या लिखेंगे? मॉडल पेपर। तो आप डायरेक्ट इस साइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे सारे मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने रिलीज करे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, तो ये प्रैक्टिस के लिए सेम टू सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो टोटल क्वेश्चन 23, 11 पेजेस में रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा और 80 मार्क्स आपका टोटल कवर करेगा। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि इंस्ट्रक्शन में आपके 1 to 5 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर ऑब्जेक्टिव आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इसमें हम आते हैं सीधे नीचे आपके चूज द करेक्ट आंसर्स पे। तो चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन जो सभी बच्चों को पता है जितने भी कॉमर्स वाले हैं, कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है तब लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लिखा है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। तो पार्टनरशिप डीड बनाए कि नहीं बनाए, तो ये ऑप्शनल है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड दिया है एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जनरली रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, क्योंकि पुराने पार्टनर ने बनाया था। इसलिए रेशियो जहां पे ऑप्शन दिए थे प्रीवियस रेशियो, इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो, तो ये प्रीवियस रेशियो या फिर इसको ओल्ड रेशियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओल्ड रेशियो। फिर आता है अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट इज कैपिटल रिजर्व शोन। तो कैपिटल रिजर्व जनरली किस हेडिंग के अंदर शो करा जाता है? तो ये करंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस सैंपल पेपर में जो मैंने एनालिसिस करा वो ये था कि बैलेंस शीट के ऊपर 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको करना है। और ये पेज ऊपर नहीं हो रहा कि हो रहा है? चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए फिफ्थ आपका दिया है आइडियल रेशियो शुड बी। तो आइडियल रेशियो जो है वो क्या रहेगा, ऐसा पूछा है ना। ये कहां से आ गया? हाँ जी, तो आइडियल रेशियो, आइडियल लिक्विड रेशियो पूछा है। क्या रेशियो पूछा है? आइडियल लिक्विड रेशियो। तो आइडियल लिक्विड रेशियो होता है 2:1, ये इसका करेक्ट आंसर होता। फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बनता है, वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि किसके लिए दिया है? गुडविल के लिए। किसके लिए भैया? ध्यान रखेंगे, गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का यूज करा जाता है 26। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। फिर आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ये डीड नहीं पूछ रहे हैं, फर्म का पूछ रहे हैं, कंपलसरी। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका क्या नहीं माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सेकंड फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्या कह रहा है? तो इन पार्टनरशिप, ये लोड हो रहा है पेज इसलिए आपको ब्लर दिखेगा थोड़ा सा, मैं पढ़ के बताता हूं। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। तो ये वैसे सभी को पता है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है पार्टनर की वो क्या होती है? अनलिमिटेड। यहां ऑप्शन आ जाएगा आंसर अनलिमिटेड। ठीक है भाई। गुडविल इज डैश एसेट्स। तो डैश एसेट्स मतलब कौन सा एसेट्स होता है? तो ये दो आप इसमें लिखेंगे, गुडविल इज फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स लिखा हुआ था। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए डैश अकाउंट।
तो 3 अकाउंट रहते हैं अपने पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, और रियल अकाउंट होता है, और एक और क्या होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है। ठीक है भाई। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। कौन से शेड्यूल से बनाते हैं? शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक। फिर था बिल पेएबल इज शोन इन द हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो बिल पेएबल जो है वो कहां दिखाया जाता है? तो ये आपका लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ओके भाई, चलिए अब इसके आगे देखते हैं सत्य असत्य। तो ये आपका, और कब तक ब्लर पेज जो लोड होगा है ना? ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उम्मीद है सब सुन तो लेंगे अच्छे से। रेस कर देते हैं जरा, हमने जो जो लिखा था फिल इन द ब्लैंक, आप लोग मेरे साथ नोट कर सकते हैं, या फिर पहले ही आंसर बताकर चतुर बन सकते हैं। तो पहले आंसर सोच लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा आप सही बता रहे हैं या गलत। ठीक है, तो चलिए देखो, पहला यहां पे लिखा हुआ है द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1986 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। तो साझेदारी फर्म में साझेदार अधिनियम 1986 लागू होता है। अब हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि 1932 अप्लाई होता है। कौन सा होता है? 1932। तो अगर ये वाला आप ऑप्शन देखते तो ये फॉल्स था। ये क्या था आपका? फॉल्स। फिर आता है गेनिंग रेशियो इज पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो जो है वो सेक्रीफाइसिंग का ही पार्ट है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोला है ना, क्या बोला है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ जी भाई, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर को देकर जाता है, तो ही गेनिंग रेशियो निकलता है। मतलब ये क्या हो जाता है आपका? ट्रू, है ना? क्या हो जाता? ट्रू मतलब सत्य। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता, रिवैल्यूएशन जो है वो आपका वैल्यूएशन फिर से निकालने के लिए बनाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? फॉल्स। फिर आता है ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:1। तो बी रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो जो है वो 3:1 रहेगा। तो ये सही है, ट्रू है। ओके, देयर इज नो, ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखो, बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर गया, बचा क्या? 3:1, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आया था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर होता है कि नहीं होता, ऐसा पूछ रहे हैं कवि भैया, है ना? तो ये इसका क्या हो जाता है कि ये आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर होता है। मैं इसको उठा के दूसरी जगह रख देता हूं ना, हो गया फॉल्स। ठीक है भाई, देखो, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, तो ये आपका डिफरेंस होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा। और आखिरी दिया है बिल रिसीवेबल आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। तो ये आपका क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, क्योंकि एसेट्स में ही आता है आपका क्या चीज? बिल रिसीवेबल। ठीक है भाई, तो अपन धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड चलाना सीख रहे हैं पहले। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, आप लोग को पता ही होगा, वीडियो देख ही रहे हो आप लोग। चलिए, फिर आता है आपका क्या? मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में पहला लिखा है रिजर्व कैपिटल। तो ये हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि और पिक्सल फट जाए क्लियर तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये उम्मीद करके चल रहा हूँ दिख रहा होगा सबको, है ना? अब मेरे को कैमरा देखने नहीं जा पा रहा हूँ मैं भी। चलिए इधर देखो, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल जनरली जब कंपनी बंद होती है, देखिए इसका एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग, है ना? क्या करना, मैच द कॉलम जब सोल्व करो तो सबसे पहले वो पॉइंट देखना जो आपको समझ में आ रहा हो, मतलब कि आपका कंफर्म हो कि ये तो होगा ही होगा। तो जो जो आपको आंसर मिलते जाए वो आप मार्क करते जाओ। ऐसा नहीं कि पहले ही वाला है तो उसी को ढूंढने बैठे, है ना? आपको जो समझ में आ रहा है कि ये इसका पक्का है, 100% श्योर हो, तो वो वाला सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो जैसे कि रिजर्व कैपिटल, तो मैंने इधर ऑप्शन देखे, पहले सारे ए कॉलम के देख लिए, फिर बी कॉलम के देखे। तो बी में देखा एक लिखा था वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करते टाइम जो फंड यूज होता है वो कौन सा होता है? रिजर्व कैपिटल होता है। तो ये आपका पहला हो जाता है। ठीक है, सेकंड रिडम्पशन ऑफ शेयर, बोले नहीं पता मुझे, है ना? नहीं पता, तो आप फिर देखो थर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी बनाते टाइम लिखते आते हैं। जब कंपनी बनती है तब उसके पूरे डिटेल लिखी जाती है, किसके अंदर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसलिए इसमें ऑप्शन दिया था, देखो, बेस ऑफ द कंपनी एक्ट। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है था? थर्ड वाला। ठीक है,
फिर लिखा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जब जरूरत से ज्यादा पैसा कंपनी के पास आता है। तो ये आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कैपिटल गेन, गेन मतलब मिलना, तो ये आपका पक्के में कौन सा वाला है भाई, फोर्थ वाला है। फिर प्रीमियम ऑन डिबेंचर, तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर आपने देखे, इसमें से मुझे कोई सा भी समझ नहीं आ रहा। फिर छोड़ो से, डिबेंचर होल्डर, तो ये पता है कि डिबेंचर होल्डर जो है वो आपके कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर को यहाँ ऑप्शन था एक नो राइट इन द मैनेजमेंट, तो ये आपका कौन सा हो जाता भाई, सिक्स्थ वाला। ठीक है। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो डिस्काउंट तो जो है वो कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस वाला इसमें कुछ है क्या स्टेटमेंट, तो ये दिया कैपिटल लॉस, तो ये आपका कौन सा है, सेवंथ वाला। अब आपके पास बचते दो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप ये देखो कि रिडम्पशन ऑफ शेयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और आप देखोगे रिडम्पशन ऑफ शेयर जो है, फिर अच्छा एक और रह गया, कौन सा रहेगा, फिफ्थ वाला। रिडम्पशन ऑफ शेयर के बाद दो रहेगा अपने ना, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर के लिए आप देखोगे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन एक ही दिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर जिनको हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ शेयर मतलब भी शेयर को निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैच हो जाते हैं, तो ये कौन सा आता है आपका, सेकंड वाला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ रह गया, सिक्स्थ सेवन हो गया। तो फिफ्थ क्या था, प्रीमियम ऑन डिबेंचर। तो प्रीमियम जनरली कहां दिया जाता है, अलॉटमेंट पे, तो ये आपका कौन सा आया था, फिफ्थ वाला। तो इसका कोई लेना देना किसी से नहीं है, कोई वास्ता नहीं है भैया। ओके, तो इस तरह से इसको करेंगे। चलिए एक आखिरी जो आपके हैं वो आते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन द फॉलोइंग वन वर्ड। पहला दिया है पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदला जाता है। तो आप लोग सोचेंगे सर पता नहीं कौन सी लिपि पढ़ रहे हैं, नहीं भैया, हिंदी मीडियम वालों को आराम से समझ में आएगा, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो। पहला आंसर बताओ क्या क्या आएगा, देख लिए। चलिए अब मैं बताता हूं, है ना। अब देखिए पहला, व्हाट इज, कलर चेंज करेंगे, नहीं अच्छा है रेड। व्हाट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरीवेयर। तो कैपिटल अकाउंट जनरली दो है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट कोई चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कहां लिख दें, इधर लिख देते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सेकंड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करने का क्या वैल्यूएशन, मतलब किस बेसिस पे वैल्यूएशन कराया जाता है। तो दो आपके पास रहते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों मेथड के जरिए या इन दोनों की बेसिस पे आप क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक। फिर राइट वन रीजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो आपको पता ही है कि रिटायरमेंट कब कब होता है ना, नहीं पता तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या की बात है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या क्या होता है। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, कमेंट करके। तो आप एक लिखा है ना, कितने पूछे, वन रीजन, आप दो बताएंगे, कितने बताएंगे, कमेंट सेक्शन में दो रीजन बताइए। चलिए देखते हैं फटाफट कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ओके। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू द एक्सपायरी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से डिसोल्यूशन जो होता है उसे क्या बोला जाता है। तो डिसोल्यूशन जनरली 5 केसेस में होता है। 5 केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो है वो ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब टाइम जब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो टाइम खत्म होने वाला जो केस है वो होता है आपका डिसोल्यूशन बाय, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। ठीक है। तो हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट मतलब कि कोई एक ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से आपका क्या हो, डिसोल्यूशन हो। तो इवेंट में मान सकते हैं टाइम जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या कोई पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो कोई एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से फर्म क्या होगा, बंद होगा। तो एक्सपायरी टाइम होने की वजह से भी आपका फर्म बंद हो जाएगा, तो इसलिए कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो ये हैपनिंग आएगा, हैविंग नहीं, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। और फिफ्थ दिया है, देखिए, चलिए फिफ्थ देखते हैं। इन विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शोन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो प्रॉफिट जो है वो कहां शो करा जाता है भाई, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप लोग दोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बैलेंस शीट का आंसर, चलो बताता हूं। बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको लिखा जाता है, तो लायबिलिटीज में इसको लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, एक आंसर दे रहे हैं वही बोलते बोलेंगे सर आपके भरोसे तो हैं है ना, ऐसा नहीं है भाई।
आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो ये आपके सारे खत्म हो गए और इतने ही ऑब्जेक्टिव इसमें थे। तो टोटल 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके कवर करते हैं। देखिए इसके अलावा जो है आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अगर आप चाह रहे हैं तो मैं एप्लीकेशन पे इसको डाउनलोड अपलोड कर दूंगा न्यूमेरिकल्स वाले को पोर्शन को। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो गिव जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री वगैरह तो आप कर ही लेंगे, है ना। और आखिरी में न्यूमेरिकल देखेंगे तो एनालिसिस करने पे ये पता चलेगा कि 4 नंबर में सभी में न्यूमेरिकल है और में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पर इस गारंटी में मत रहिए कि सेम टू सेम ऐसा कैसे आएगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा टफ आता है, ये इजी था, ये क्या है आपका इजी है, पेपर थोड़ा सा इससे क्या आएगा टफ आएगा। तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। और तैयारी के लिए अगर आपको फिर भी समझ कुछ नहीं आ रहा तो मैंने एप्लीकेशन पे कोर्स करवाया जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है और उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाए। तो वो कैसे मिलेगा आपको, तो बीएसटी क्लासेस की एप्लीकेशन है अपनी, किस नाम से, बीएसटी क्लासेस। तो आप इसको सर्च करेंगे